नमस्कार ओके। दोस्तों, बहुत तो बहुत स्वागत है आपका कैश ओ फ्लो चैनल पे। आज हमारे साथ हैं अशल जौहरी, जो कि पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। लेकिन पर्सनल फाइनेंस की इनके पास कोई डिग्री नहीं है। ये केमिकल इंजीनियर हैं और केमिकल के रिलेटेड ही ये जॉब कर रहे हैं। अपनी जॉब के साथ साथ इन्होंने पर्सनल फाइनेंस अपनी लाइफ में जैसे जैसे इम्प्लीमेंट किया तो एक्सपर्टीज बनती गई और लोगों को बहुत सारे हेल्प करते रहे। तो फेसबुक पे इनका ग्रुप है जहां पर ये बहुत हेल्प करते हैं लोगों को पर्सनल फाइनेंस के मैटर्स में। यहाँ पर आज हम बात करेंगे कि हमारे पर्सनल लाइफ में जो इंसिडेंट्स होते हैं और हमें कैसे अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करना है। वेलकम अशल सर, हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अच्छा, हम आज बात शुरू करते हैं कि जब आपने अपनी लाइफ में ये पर्सनल फाइनेंस वाली चीज़ के लिए सीरियस हुए थे, क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि जॉब के बाद उनको इतनी सीरियसनेस नहीं होती है कि जॉब आ रही है, मतलब पैसा आ रहा है तो हम उसको सही जगह पे खर्च कर रहे हैं या गलत जगह पे खर्च कर रहे हैं या कहाँ से एडवाइस ले रहे हैं। तो कंफ्यूज रहते हैं लोग। तो वो सबकी यस, लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में भी था। एक पीरियड था 3-4 साल तक। मेरी लाइफ में भी था। इट हाँ, डजंट मैटर, मेरी लाइफ में भी था। हाँ। तो कौन सा ऐसा टाइम था, कौन सा ऐसा फेज था आपकी लाइफ का जब आप ये पर्सनल फाइनेंस के लिए सीरियस हुए? सीरियस का ऐसा है कि विद बहुत शुरुआत से मैं जब मेरा स्टूडेंट लाइफ में था और उस वक्त भी जो ये न्यूज़पेपर वगैरह में टैक्सेशन या इन्वेस्टमेंट वगैरह के जो आर्टिकल्स वगैरह आते थे या क्वेरीज वगैरह जनरल रीडर क्वेरी आती थी, तो उनको पढ़ के और उन पे दिमाग में कुछ ना कुछ विचार मंथन चलता रहता था कि ये क्या है, क्यों है, कैसा है। बाद में हुआ ये कि मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने जॉब ज्वाइन किया 98 में। और बाकी और सारे लोगों की तरह भी मैं काफी हद तक रॉ ही था। हम्म, हम्म। एक दिन अचानक हुआ ये कि 1999 में मैं अपने एक रिलेटिव के घर गया हुआ था और वहां एक पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड मैगजीन पड़ी हुई थी। मैगजीन का नाम था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। हम्म। करेंटली इस मैगजीन का नाम है आउटलुक मनी। ये आउटलुक ग्रुप की मैगजीन है और नाम चेंज होके हो गया है आउटलुक मनी। तो वो सिंगल सिटिंग में मैंने उसको पूरे जो उसके करीब 100 के करीब पेज थे, सिंगल सिटिंग में लगभग 1-1.5 घंटे में। वो रिलेटिव से बातचीत करना दूर, बट आई जस्ट मैं उस मैगजीन को पढ़ता चला गया और दैट रिकिंडल्ड माई जर्नी टुवर्ड्स लर्निंग मोर एंड मोर, जो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के लिए कि भाई पर्सनल फाइनेंस में। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट सीरियसली कह सकते हैं कि स्टार्ट हुआ। और फिर काफी लंबे समय तक मैं वो आउटलुक मनी मैगजीन अभी की और इंटेलिजेंट इन्वेस्ट उस तक की मैगजीन को मैंने सब्सक्राइब किया और रेगुलरली उसके मेरे को हम्म। सब्सक्रिप्शन आते थे। बाद में मैं 2003 में ट्रांसफर होके मैं गुजरात आ गया। क्योंकि गुजरात आ गया और गुजराती लोग अपने फाइनेंशियल और बिजनेसमैन एक्यूमेनशिप के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। तो खरबूजे को देख के खरबूजे ने रंग बदला वाली कहानी हुई। हम्म। और ज्यादा से ज्यादा मेरे अंदर फाइनेंस से रिलेटेड जो कह सकते हैं बिल्कुल रॉ लैंग्वेज बोले तो कीड़ा और ज्यादा अंदर घुस गया। राइट, राइट। फिर हुआ ये कि 2004 में मैरिज हुई और 2005 में मैंने मेरा फर्स्ट उस टाइम पीसी खरीदा। और अगस्त 2005 में पीसी खरीदा। फिर वन फाइन डे इन सितंबर 2006, सितंबर 2006 में हाउ मैं मनी कंट्रोल, जो इनका टीवी 18 ग्रुप वालों का, सीएनबीसी टीवी 18 वालों का वेबसाइट है, हम्म। मनी कंट्रोल वेबसाइट पे मैं समहाउ कैसे ही सर्च करता हुआ कहीं से कहीं पहुंचा। और वहां पे जो उनका मनी कंट्रोल का मैसेज बोर्ड है, उस मैसेज बोर्ड में मैंने एंट्री लिया। और वहां पे फिर ढेर सारे लोग क्वेश्चंस पूछ रहे थे, ढेर सारे लोग आंसर कर रहे थे। तो मैं जस्ट अपने इंटरेस्ट के लिए वो शुरू में मैं केवल क्वेश्चंस पढ़ रहा था और आंसर पढ़ रहा था, जो भी लोगों के क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। हम्म। होते होते एक 2 4 5 10 दिन बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि यार कुछ क्वेश्चंस का आंसर मैं दे सकता हूँ। हम्म। तो मैंने फिर वहां पे उस फोरम में पार्टिसिपेट करना अ, चालू किया, जिसका मनी कंट्रोल मैसेज बोर्ड वो पॉपुलरली कहते हैं, एमएमबी शॉर्ट में। हम्म। तो वहां पे होते होते फिर काफी लोग एंजॉय करने लगे, लोगों से इंटरेक्शन होने लगा, काफी लोग वहां फॉलो करने लगे। उसमें से होते होते फिर 2008 2009 के आसपास अ, किसी ने मेरे को, तब तक लोग पर्सनल ईमेल पे भी आपस में मेरे से बातचीत करने लगे थे, चैट करने लगे थे, अपनी प्रॉब्लम्स ईमेल के थ्रू शेयर करने लगे थे। तो वहां से मेरे को किसी ने जागो इन्वेस्टर का लिंक भेजा, द हम्म। फेमस जागो इन्वेस्टर ऑफ मनीष चौहान। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां से फिर जागो इन्वेस्टर में वहां पे आर्टिकल पढ़ने लगा, वहां पे इंटरेक्ट करने लगा। फिर वहां पे भी क्वेश्चन आंसर लोगों के सॉल्व करने लगा। होते होते फिर 2010 के अराउंड, इफ आई रिकॉल राइट, मेरी मेमोरी अगर सही चल रही है, तो मनीष चौहान ने जागो इन्वेस्टर के अंदर केवल क्वेश्चन आंसर के लिए हाँ। फोरम करके एक अलग से चैनल चालू किया। हम्म। और वंस अपॉन ए टाइम वहां कंडीशन ये थी कि जो टोटल आंसर पोस्टेड थे फोरम में, आंसर नॉट अबाउट क्वेश्चन, आंसर, उसका 25% आंसर्स वर ओनली फ्रॉम मी। केवल मैंने वो 25% आंसर ऑफ द टोटल आंसर्स प्रोवाइडेड।
हम्म। और इसी में होते होते 7 मई 2011 को मैंने ये अपना जो मेरा फेसबुक वाला ग्रुप है आसान आइडियाज फॉर वेल्थ, हम्म। वो चालू किया। और इनिशियली जो मेरे अपने 100-200 फेसबुक फ्रेंड्स थे, केवल उनको उसमें ऐड किया, और फिर ग्रेजुअली और जगह से उसमें ट्रैक्शन आने लगा। जागो इन्वेस्टर के थ्रू क्रॉस में ट्रैक्शन आया। फिर वन फाइन डे पट्टू द फ्री फिन कैल द कैलकुलेटर किंग, हम्म। पट्टू ने मेरा ग्रुप ज्वाइन किया, और फ्री फिन कैल से भी मेरे को क्रॉस ट्रैफिक उसमें मिलने लगा। हम्म। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आसान आइडियाज फॉर वेल्थ मेरा फेसबुक ग्रुप, टिल डेट नॉट अ सिंगल पेनी आई हैड स्पेंड, एक भी नया पैसा मैंने खर्च नहीं किया है मेरे ग्रुप की पब्लिसिटी के लिए, मेरे ग्रुप की मार्केटिंग के लिए। कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, इट्स ओनली एंड ओनली वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। एक ने पसंद किया, वैल्यू है उसके अंदर, क्योंकि इतनी सारी वैल्यू है वहां पर। आपने कोई मॉडरेशन नहीं की है वहां, मॉडरेशन मतलब के पोस्ट सीधी जाती है वहां पर, ब्लॉक नहीं होती है, और लोग यस, स्पैम नहीं करते हैं। मतलब दिस इज द ओनली ग्रुप जिसमें मैंने ये सीखा कि ऐसा ग्रुप चलाया जा सकता है जहां पर स्पैम नहीं होती और लोग हाँ। स्पैमिंग के लिए मैं क्लैरिफाई कर दूं कि फ्रॉम द डे वन मैं अपने स्तर से ये दिमाग में एकदम क्लियर था कि मैं इसमें कोई भी मार्केटिंग या बिजनेस प्रमोशन अलाउ नहीं करूंगा। और उसी का रीजन है कि पब्लिक अपने से खुद से ज्वाइन करती गई, और ओपनली लोग उसमें अपने अपने क्वेरीज पूछते हैं, और उन क्वेरीज के दूसरे लोग खुद से अपनी स्वेच्छा से आंसर देते हैं। सभी को ये पता है कि यहाँ पे कोई भी हमें कोई प्रोडक्ट पुशिंग, कोई बिजनेस पुशिंग नहीं होगी। दूसरा एक चीज ये है कि इन द मीन टाइम 2013-2014 के अराउंड आते आते, जब मेरा मेंबरशिप काउंट कुछ 2-3 हजार के आसपास था, तो मेंबर लोगों ने कहा कि भाई ये ओपन ग्रुप है, और हमारा जो जनरल फ्रेंड सर्कल है वो उसमें देख सकता है कि कंटेंट क्या डिस्कस हो रहा है। तो प्राइवेसी को हमारी थोड़ा सा एक इश्यू बनता है कि हम नहीं चाहते कि सभी लोग को पता चले कि क्या हमारा फाइनेंशियल स्टेटस है। तो फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड जब ये क्वेरी मेरे पास आई, तो मैंने मेरे ग्रुप को क्लोज ग्रुप बना दिए। तो एज पर फेसबुक रूल्स एंड रेगुलेशन, उसमें यह है कि कोई भी एक्सटर्नल पर्सन जो फेसबुक में है लेकिन ग्रुप का मेंबर नहीं है, तो वो ग्रुप के अंदर का कंटेंट तब तक नहीं देख सकता जब तक कि वो मेंबर ना बन जाए। वो केवल ये देख सकता है कि आशाल जौहरी मेंबर है, या प्रदीप मेंबर है, या पट्टू मेंबर है, या XYZ अदर फेलोज मेंबर है। लेकिन वो मेंबर्स अंदर क्या डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो नॉन मेंबर को कंटेंट अवेलेबल नहीं है। कंटेंट देखने के लिए आपको ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वहां से वो प्राइवेसी को लेके जो लोग कंसर्न थे वो दूर हो गए, और भगवान के दुआ से, या जो एक वो शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। तो बढ़ते बढ़ते जो 100-200 दोस्तों के साथ में मैंने 2011 7 मई को शुरू किया था। जस्ट अभी अप्रैल के मंथ में हमने 51,000 मेंबरशिप काउंट क्रॉस कर दिया है। करंट डेट मेंबरशिप काउंट जो है हमारा एज ऑन डेट में, जब अभी आपसे इस इंटरव्यू में बैठा हुआ हूँ, तो 51,700 प्लस है करंट हमारा मेंबरशिप काउंट। ये है। इन बिटवीन पट्टू ने काफी हेल्प करी। जनरल पब्लिक के बीच में फीलिंग ये है कि AIFW से फ्री फिन कैल की तरफ ट्रैफिक जाता है। एक्चुअली इट इज रिवर्स, कि पट्टू ढेरों ढेर टाइम पे अपने आर्टिकल्स में AIFW आसान आइडियाज फॉर वेल्थ के बारे में लिखता है, उसकी अच्छाइयाँ या बुराइयां जो भी वो बताता है कि ये डिस्कशन हुआ या ये आर्टिकल का आइडिया मेरे को मिला। तो दैट्स हाउ कि एक गुड चंक ऑफ मेंबरशिप इज कमिंग फ्रॉम फ्री फिन कैल। ढेर सारे लोग फ्री फिन कैल में पढ़ते हैं, उनको पता लगता है। नहीं है उनका, तो उनका जो ग्रुप है, उनका सॉरी जो ब्लॉग है वो नॉन प्रॉफिट है, और आपका भी जो है वो भी नॉन प्रॉफिट है। यस, ये भी, हाँ, एक ये दूसरा चीज ये भी है कि चाहे पट्टू का फ्री फिन कैल हो या आसान आइडियाज फॉर वेल्थ हो, बोथ ऑफ अस आर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। वी आर नॉट चार्जिंग अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनीबडी। इन बिटवीन बीच में 2015, 2016, 2017 के ड्यूरेशन में करीब 2-2.5 साल मैंने और पट्टू ने अलग अलग सिटीज में डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्टर मीट भी अरेंज करी थी। अगेन ये सारी मीट्स भी नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे थी। केवल दिन भर का जो मीट का वेन्यू चार्ज, केटरिंग चार्ज, और मेरे और पट्टू के आने जाने के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, केवल उसी के लिए मैं और पट्टू चार्ज करते थे, और हमारा कोई भी पर्सनल उसमें से प्रॉफिट अर्निंग नहीं थी। वो काफी पॉपुलर थी इन्वेस्टर मीट्स के लिए, अभी भी डिमांड है। बट हुआ ये कि 2016 में मेरा ट्रांसफर हो गया। मैं अर्लियर अहमदाबाद पोस्टेड था, और अभी मैं गुजरात में ही हूँ, लेकिन कांडला पोर्ट पे गांधीधाम में पोस्टेड हूँ। तो जिसकी वजह से मैं अब ये इन्वेस्टर मीट्स के लिए टाइम, क्योंकि ट्रैवलिंग डिस्टेंस बढ़ गया है, तो आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू दीज डाई मीट्स।
दिस इज इन नटशेल अब वेरी। टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होगी, जैसे हमने भी बहुत सारी चीजें ऑनलाइन ही कर दी हैं कि ऑफलाइन हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। मीटअप्स हैं, कोर्सेज हैं, काफी चीजें हैं जो ऑनलाइन की जा सकती हैं। तो आसान आइडिया ग्रुप तो मतलब बहुत वैल्यू एडिशन है ही हर किसी की लाइफ में। मुझे काफी कुछ सीखने को वहां पर मिला है। जितना भी कंट्रीब्यूट उसमें करें वो कम ही लगता है, कि जितनी वैल्यू वहां से मिलती है कंट्रीब्यूशन उसमें करनी कम ही लगती है। हम पर्सनल फाइनेंस में ही अगर आगे बात करें तो जो एक मेजर गोल होता है हर किसी की लाइफ का, वो रिटायरमेंट होता है। तो हमने ट्रेडिशनल लाइफ में रिटायरमेंट देखी है कि जैसे मेरी जो हमारी जो लास्ट जनरेशन है, जिस टाइप से उन्होंने रिटायरमेंट प्लानिंग की है, जिस टाइप से उन्होंने रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स और वो सब चीजें करके की हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम चेंज हो रहा है। जैसे जो मेरी जनरेशन है, मेरे जैसे लोग, उनको रिटायरमेंट 60 इयर्स की एज तक नहीं चाहिए, मतलब इतनी देर तक होल्ड नहीं कर सकते हम लोग। हमें अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, हमें 40 पे रिटायर होना, 45 पे रिटायर होना है। तो दोनों चीजों में आप क्या डिफरेंस देखते हो? एक रेगुलर तरीके से रिटायर होना, जॉब करते जाना, और लास्ट डे तक जब तक रिटायर नहीं होते तब तक सेविंग करके आप एक कॉर्पस बनाओ और उस टाइप से रिटायर हो, वर्सेस अर्ली रिटायरमेंट किसी भी तरीके से, कुछ भी और एक कुछ ऐसा फंड चला के या कुछ ऐसा जो भी चीजें हैं कोई कर सकता है जो अर्ली रिटायरमेंट के लिए पॉसिबल है। दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में व्हाट आर योर व्यूज? ओके, अंडरस्टूड। इसमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए तो जो हम लोगों के पेरेंट्स जो 70s और 80s में जॉब में आए, मेजॉरिटी ऑफ जॉब उस वक्त 70s और 80s में केवल गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल थे। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर इन जनरल हम देखें तो जो हमारे अपने बर्थ सिटीज थे, उन बर्थ सिटीज में ही या बर्थ सिटीज के नियर बाउंड एरिया में ही मेजरली हमारे माँ बाप लोगों को जॉब मिल जाते थे। तो सबसे पहली चीज जो थी कि वो उन लोगों को बहुत ज्यादा आउटवर्ड ट्रेवलिंग या कि माइग्रेशन वाली जो चीज बोले वो नहीं थी। लाइफ बहुत सिंपल, उस वक्त जिंदगी आसान थी, इतनी सारी चॉइसेस नहीं थी, इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे। जस्ट एक एग्जांपल के लिए कि भाई इंडिया में कलर टेलीविजन 1982 में आया। इंडिया में सैटेलाइट टेलीविजन वो सद्दाम हुसैन वाली जो वार हुई थी इराक और अमेरिका वाली, कुवैत वाली 1990-91 में, उस टाइम पहली बार सैटेलाइट टीवी आया और ग्रेजुअली हुआ। और एट द सेम टाइम उसी टाइम हमारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो ये नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में चालू हुआ। तो उन सब चीजों को देखें तो आगे बढ़ते बढ़ते कि जब उस जनरेशन से, जो हमारे माँ बाप वाली जनरेशन से, हम लोग जो सेकंड जनरेशन अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए चली, तो एक सबसे पहला फैक्टर तो यही आ गया कि हम लोगों को अपनी एजुकेशन के लिए मेजॉरिटी ऑफ केसेस में एजुकेशन के लिए ही पहले हम लोगों को माइग्रेशन करना पड़ा। माइग्रेशन करने के साथ में हुआ ये कि हम शायद ढेर सारे लोग जो अपने छोटी जगह से या स्मॉलर सिटीज से टायर 2, टायर 3, टायर 4 जगहों से बिलोंग करते थे, उनको फर्स्ट टाइम एक्सपोजर जब टायर 1 सिटीज का मिला और वहां के लाइफस्टाइल का मिला, तो एक नेचुरल एफिनिटी की होती है कि भाई लाओ इसको, कोई भी नई चीज सामने आई उसको ट्राई करके देखिए। तो पहली चीज हमारे जो सिंपल मदर फादर के, हमारे माताजी पिताजी लोगों के रेफरेंस पे जो सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल था, वो हमारे एंड पे ड्यू टू माइग्रेशन और ड्यू टू मूविंग टुवर्ड्स टायर 1, टायर 2 सिटीज, वो लाइफस्टाइल में ही पहले एक चेंज आया। उसके बाद जब हम लोगों को जॉब मिला, और अगर हम कंसिडर करें कि 95 ऑनवर्ड जो मेजरली आईटी का बूम रहा, और आईटी का बूम जो था वो प्राइमरली बैंगलोर, हैदराबाद, पूना और दिल्ली, नोएडा, दिल्ली एनसीआर बेल्ट में रहा, इन 4 जगह पे प्राइमरली। और बाद में ये चेन्नई में भी, अगर मैं चेन्नई इंक्लूड कर लूं तो 5 जगह में, ऑल ओवर इंडिया इन 5 या 6 जो भी सिटीज हैं उनमें माइग्रेट करी। और उस माइग्रेशन के साथ में वहां पे जाके हमारे नए सिरे से खर्चों के साधन बढ़ गए कि भाई 1995 से पहले तक घर में लैंडलाइन टेलीफोन वाला लग्जरी। 2001 के आते आते हम सभी के पास कि भाई हम लोग मोबाइल है, सवेरे से शाम तक वर्क कर रहे हैं, इधर है उधर है, और किराए के मकानों में रह रहे हैं, लैंडलाइन पॉसिबल रखना नहीं है, या लैंडलाइन अलॉट। पहला एक्सपीरियंस मोबाइल फोन का आया। सिमिलरली कि भाई जब लगातार आप घर से दूर रह रहे हैं, मदर फादर से दूर रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और शायद शादी हुई है, शायद शादी नहीं हुई है, तो एक अलग रेफरेंस पे कि भाई हमारे पास अपने टाइम बिताने के लिए या थोड़ा सा लीजर टाइम में करने के लिए क्या है, तो हम उसी टाइम एक्सपोजर मिला मल्टीप्लेक्सेस का। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो धीमे धीमे जो हमारे मदर फादर की लाइफ थी, जो 70s और 80s की बड़ी सिंपलिस्टिक लाइफ थी, उसके मुकाबले हमारी अपनी लाइफ में ग्रेजुअली 1995 के ऑनवर्ड इकोनॉमिक लिबरेशन के साथ साथ धीमे धीमे हमारे लाइफ स्टाइल में चेंजेस आते गए। और उन चेंजेस का एक मेजर पोर्शन ये भी आया कि
कहीं ना कहीं अंदर हमारे डीप डाउन ये थिंकिंग आ गई कि यार हम जो ये जॉब कर रहे हैं, ये जॉब बहुत डिमांडिंग, बहुत टैक्सिंग जॉब है, और हम शायद अपने मदर फादर की तरह कि वो किसी ऑफिस में क्लर्क थे, या वो किसी बैंक में जॉब कर रहे थे, या किसी स्कूल में मदर जॉब थे, वहां थे, और एक ही जगह ज्वाइन किया और एक ही जगह पूरी लाइफ निकाल दी। उनके लिए वो शायद पॉसिबल था। हमारे लिए कि भाई आज हम एक्स कंपनी में हैं और 2-3 साल में देखा कि ग्रोथ नहीं मिल रही है, या ग्रोथ मिली भी लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, मेरी एम्बिशन ज्यादा है, तो मैं एक्स टू वाई कंपनी, वाई टू जेड कंपनी। तो वो जो हम लोगों ने अपना माइग्रेशन कंटिन्यू रखा, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ सिटी इटसेल्फ, इवन फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, तो उन सब की वजह से कहीं ना कहीं एक अनड्यू प्रेशर हम सभी लोगों के ऊपर आया कि हम जितनी जल्दी हो सके इस स्ट्रेस लाइफ से बाहर निकले। चूंकि स्ट्रेसफुल लाइफ है और उस स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर निकलना है, तो वहां से ये फिर कॉन्सेप्ट आया। प्लस ढेर सारे लोगों को चूंकि आईटी सेक्टर में जॉब मिल रहा है, जैसे हम यूएस या कनाडा या अदर यूरोपियन कंट्रीज वगैरह में ऑन साइट जॉब्स के लिए जा रहे थे, और वहां पे जब हम देख रहे थे कि लोग यार लाइफ जो है वो जॉब और वर्क के बीच में बैलेंस बना के चल रहे हैं, विदाउट जॉब रह रहे हैं कि कुछ थोड़ा कमा लिया और उसके बाद फिर आराम से उसी कमाए हुए पैसे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, तो वहां से कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ, और जिसको पॉपुलरली अभी हम लोग कहते हैं फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। तो वो जो फायर का कॉन्सेप्ट है, ओरिजिनली ऑब्वियसली ढेर सारी चीजें जो आज के टाइम में हमारे पास वेस्टर्न साइड से आई हुई हैं, तो फायर का कॉन्सेप्ट भी वेस्टर्न साइड से ही आया हुआ है। सो दिस इज हाउ अभी पुराने जनरेशन से अगर हम अपनी जनरेशन के लिए कवर करते हैं, तो ये फायर का भी जो लाइफस्टाइल में जो चेंज है वो एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट बनी कि हमें अर्ली रिटायर होना है, क्योंकि लाइफ में इतना कुछ है एंजॉय करने वाला। क्योंकि मेरा भी यही पर्सपेक्टिव था कि यार लाइफ में इतना कुछ है एंजॉय करने वाला, 60 ईयर की एज तक जाके क्या एंजॉय करेंगे, एंजॉय तो भी करना है। और एक्चुअली आपकी बात सही है कि उस टाइम में लोग अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते थे। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में जा रहे थे, वो 5 बजे घर आ जाते थे और घर आके वो अपनी फैमिली के साथ या अपने सोसाइटी में वो टाइम स्पेंड करते थे। लेकिन आज की डेट में लोग 9 बजे तक 10 बजे तक वो घर वापस नहीं आते, कोई उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, कोई फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होती है। तो ये भी मुझे लगता है कि उनके पीछे एक रीजन है कि एक डिजायर बन गई कि नॉट रिटायर एट 60 बट रिटायर एट 45 और 40। तो दोनों की जो स्ट्रेटजीज हैं वो भी डिफरेंट हैं, क्योंकि दोनों चीजें सेम टाइम पे तो हो नहीं सकती। तो मुझे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से टाइम पे मुझे शुरू करना है, जो कौन से टाइप की मुझे एक्टिविटीज करनी है, काम किस टाइप का करना है, उनमें भी काफी डिफरेंस है। तो जो आप अभी अपने ग्रुप में मेंबर्स के साथ डिस्कशन कर रहे हो, या फिर उनकी लाइफ में आपको काफी चीजों का अंदाजा है कि क्या चीजें चल रही हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या आपको दोनों में क्या डिफरेंस लगता है स्ट्रेटजी वाइज के जो एग्जीक्यूशन करनी है वो किस टाइप से डिफरेंट करनी है दोनों के लिए? हाँ, इसको वापस हम अपनी पुरानी जनरेशन में ले जाते हैं कि जब हमारे मदर फादर अपना नॉर्मल स्कूलिंग और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह कंप्लीट करके फ्री हुए, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ज्यादातर जगहों पे 20-21 की एज पे या 22 की एज पे वो जॉब में लग जाते थे, और इमीडिएटली उसके साल 2 साल के अंदर अंदर ही, या कई बार तो कई सारे केसों में तो पढ़ाई जारी है और उसके साथ ही पैरेलल में शादी भी हो जाती थी। इसका एक मेजर इम्पैक्ट ये आता था कि चूंकि आपका 20 या 21 या 22 या 23 की एज पे शादी हो गई, और 25-26 की एज तक पहुंचते पहुंचते आपका परिवार इन जनरल, अगर मैं 70s और 80s की बात करूं तो जो गवर्नमेंट की तरफ से पुश था पॉपुलेशन कंट्रोल की, हम दो हमारे दो वाला, तो उस पार्लेंस में 25-26 की एज तक पहुंचते पहुंचते हमारे अपने पेरेंट वाली जनरेशन में परिवार पूरा हो जाता था। और वो 25-26 या ज्यादा से ज्यादा 27-28 की एज तक पहुंचा हुआ परिवार, तो वो बच्चे जब पेरेंट्स खुद से 50 या 52 की एज तक टच करते थे, तो वो बच्चे भी खुद, जो हमारे केस में हम लोग आज बच्चे हैं, वो हम और आप जो बैठे हुए हैं, तो वो लोग उस वक्त 24-25, यानी हमारे पेरेंट्स जब 50 या 52 के एज पे पहुंच रहे हैं, तो हम लोग ऑलरेडी 22-24-25 वाले एज बैंड में पहुंच जाते थे। हमारी स्कूलिंग कंप्लीट हो गई, हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गई, हम अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या तो कंप्लीट कर लिया या अबाउट टू कंप्लीट वाले जोन में आ गए हैं। तो उस वजह से आखिरी के जो 7-8 साल हमारे पेरेंट्स को मिलते थे, मदर फादर अगर दोनों जॉब में हैं तो भी, और अगर मदर हाउस लेडी हैं और फादर अकेले जॉब में हैं तो भी, तो पीछे के 7-8 सालों में उनके पास केवल 2 ही चीजें रहती थी। एक, जो हमारे बच्चे हैं यानी कि हम और आप, उन बच्चों की शादी करें, यानी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करें, प्लस अब अपने रिटायरमेंट के लिए हम अपना सोचें और उसके बारे में करें।
रिटायरमेंट प्लानिंग भी बड़ी आसान थी कि यार अपनी जो जिंदगी की हमारी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उनको हम निभा दें और अपना एक घर बना सके तो घर बना ले, और उसके बाद रिटायरमेंट के टाइम पे मेरे को जो भी मेरा ग्रेच्युटी मिलेगा या पीएफ वगैरह मिलेगा उससे मैं मेरा अपना रिटायरमेंट बाद। और माइंडेड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पेंशन ज्यादातर जगहों पे अवेलेबल थी, प्राइवेट सेक्टर के जॉब बहुत कम थे उस ड्यूरेशन में, तो मैं उनको इग्नोर कर रहा हूं। मोस्टली 70s और 80s में जो हमारे मदर फादर जॉब में आए थे सभी लोग सरकारी जॉब में थे, तो सरकारी जॉब में डिफाइंड पेंशन थी, तो उसकी वजह से उनके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग उस पार्लेंस में बहुत इजी थी कि भाई हमने अपनी जिम्मेदारियां भी टाइमली खत्म कर दी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था कि जिम्मेदारियां खत्म करते करते आखिरी के जो 5-7 साल हैं, एज 52-53 से लेके और 60 की एज पे रिटायरमेंट होने तक या इनिशियली 58 की एज तक रिटायर होने तक हमारे मदर फादर अपने कैरियर के पीक पे होते थे, तो ऑब्वियसली कैरियर के पीक पर होने की वजह से उनका रिलेटिवली सैलरी भी ज्यादा थी। ये था उस जमाने का या उस जनरेशन का रिटायरमेंट प्लानिंग, बहुत सिंपलिस्टिक नेचर। हमारे एंड पे हम लोग अब जब जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो जॉब शायद 22 या शायद 24-25 की एज पे जॉब ज्वाइन कर रहे हैं। जॉब ज्वाइन करने के बाद इनिशियली 3-4 साल तो एक जनरल ट्रेंड है कि भाई मेरे को पहले लाइफ में कुछ सेटल हो जाना है, मेरे को अपने हिसाब से कुछ कर लेना है, उसके बाद ही मैं शादी के बारे में सोचूंगा। घूमना है, स्पेंड करना है, इन जनरल लेना है, नई बाइक लेनी है, ऑब्वियसली ढेर सारी चीजें हैं, लाइफ को एंजॉय करना है। और ढेर सारे लोगों में भी है कि भाई मेरे को एक पहले जॉब ज्वाइन करना है, 2-3 साल जॉब करके और फिर वापस मेरे को कुछ हायर क्वालिफिकेशन के लिए जाना है। मैं मेरे मदर फादर को बर्डन नहीं करूंगा कि मेरे हायर क्वालिफिकेशन के लिए या मेरी सेकेंडरी कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन के लिए मैं अपने मदर फादर से पैसा लूं या उनका रिटायरमेंट किसी में डिप करूं और वो करूं। तो वो उस तरीके से सही भी है, वो थिंकिंग गलत नहीं है। तो वापस ढेर सारे लोग आज की तारीख में ऐसे हैं कि जो एमबीए या एमएस या अदर दूसरे कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन वगैरह वापस 2-3-4 साल जॉब करके कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक फाइनल इंपैक्ट ये हो रहा है कि हमारी आपकी जनरेशन में या कि जो अब हमसे भी और 10-15 साल बाद, मैं अभी आज 40-41 साल मेरा एज है, हमसे भी जो 10 साल पीछे जो आज 28-30 वाले एज बैंड पे जनरेशन बैठी हुई है, एक प्राइमरी डिफरेंस ये आया है कि दे आर मैरिंग लेट। शादियां थोड़ा देरी से हो रही हैं। शादियां देरी से होने की वजह का मतलब कारण हमें पता है, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस जो है, कॉन्सिक्वेंस ये है कि जो 50-52 की एज पे हमारे माताजी पिताजी हमारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए थे, एटलीस्ट पढ़ाई के केस में। शादियां शायद देर से हुई, लेकिन पढ़ाई के केस में जो हमारे पढ़ाई रिलेटेड खर्चे थे वो खत्म होते। बट हमारे केस में अगर हम शादी ही 28 या 30 या 32 की एज पे कर रहे हैं और शायद 35-36 की एज पे जाके पहला बच्चा कर रहे हैं, काफी सारा एक अभी नया न्यू एज ट्रेंड ये भी है कि मेरे को एक ही बच्चा पर्याप्त है। खैर वो पर्सनल लोगों का अपना अपना आउटलुक है, मैं उसमें पर्सनल मैटर में नहीं जाऊंगा। बट 1 या 2 बच्चे, तो वो जब मैं अगर 40 या 45 या 50 की एज पे मैं अगर अपना फायर वाले कॉन्सिक्वेंसेज में मैं इंडिपेंडेंस की बात करता हूं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिटायर अर्ली, तो वहां पे ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, एक दूसरे को परेशान करती हैं। कैसे कि अगर मैं 40 पे रिटायर हो रहा हूं, जिसके सामने मेरे पिताजी या मेरे माताजी 60 की एज पे रिटायर हुए, 60 की एज से रिटायर होते हुए उनको अगर 75 या 80 या 85 साल का मैं एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेता हूं, तो उनको केवल 20 से 25 साल ही पोस्ट रिटायरमेंट जीना है, और जबकि उन्होंने 60 की एज तक काम किया। मेरे को अगर मैं 40 से 45 की एज पे रिटायरमेंट लेने का सोचता हूं, तो मेरे को 80-85 नहीं बल्कि 90 या 95 की एज तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी रखना है। क्यों? क्योंकि आज के तारीख की ये सच्चाई है कि हम और आप जिंदा रहना चाहें या नहीं, मगर अगर हम हॉस्पिटल में एक बार एंट्री लेते हैं तो हमारे नियर एंड डियर वंस, हमारे नातेदार रिश्तेदार, हमारे चाहने वाले, हमारा परिवार डॉक्टर्स के आगे खड़ा होगा और ये विनती कर रहा होगा, डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाइए, हमारा आदमी खराब नहीं होना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, मरना नहीं चाहिए, इसको बचा लीजिए। तो हमारी इच्छा हो या ना हो, बट मेडिकल एडवांसमेंट हमें बाय द एज ऑफ 85, बाय द एज ऑफ 90-95 हमें जिंदा रखने की, जलाए रखने की कोशिश करेगा। उसके पार्लेंस पे इसका मतलब ये हुआ कि एक नेगेटिव इंपैक्ट हमारे ऊपर ये आ रहा है कि हमें 25 की एज पे नौकरी मिली, शायद 15 या 20 साल के अंदर ही मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसा सेव करना, ये एक प्रॉब्लम, और करस्पॉन्डिंगली जुड़ी हुई प्रॉब्लम की उस पैसे को मुझे अगले 40 से 50 साल तक सरवाइव करना है। ये एक साइड ऑफ प्रॉब्लम। दूसरे साइड का प्रॉब्लम कि मैंने शायद 30 या 32 या 35 की एज पे 1 या 2 बच्चे किए, और अभी मेरे फायर का जस्ट मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि 40 या 42 या 45 या मैक्सिमम 50 की एज पे मैं लूंगा, लेकिन मेरे बच्चों की अभी स्कूल एजुकेशन भी, प्राइमरी एजुकेशन भी खत्म नहीं हुई है।
और उनका आगे का ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा पेंडिंग है। तो फायर, आई एम सॉरी टू से, हम सभी के लिए कानों में सुनते समय बड़ा अच्छा सा लगता है, बड़ा मीठा शब्द लगता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक, हम में से अधिकांश लोग फायर के लिए रेडी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम फायर अचीव करने जाते हैं, दैट मीन्स कि हम अपने रिटायरमेंट को प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। तो रिटायरमेंट को प्रायोरिटी पे रखने के लिए हमें जो हमारे बाकी के गोल्स हैं, हमारे बच्चों के लिए, हमारे फैमिली के परिवार के लिए, या मकान खरीदने का या कार खरीदने का, उन सारे गोल्स पे हमें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कंप्रोमाइज क्यों करना पड़ेगा? हम ये भी तो कह सकते हैं कि हमें उन गोल्स को बहुत अच्छे से चलाने के लिए हमें उतना पैसा कमाना पड़ेगा। तो बात तो पैसे की है, और बात तो ये है कि अगर हम ये फिगर आउट कर लें कि कैसे वो पैसा इतना कमाया जाए कि हमारे गोल्स अचीव हो जाएं, तो ये पॉसिबिलिटी है। मतलब फायर का कॉन्सेप्ट वहां से ही आता है कि जो ट्रेडिशनल तरीका है वो तो आपको 60 साल तक ही लेके जाएगा, मे बी। एग्री। तो तरीका चेंज करना पड़ेगा। ऑब्वियसली तरीके तो चेंज कर ही रहे हैं, जो बताया कि मैंने पहले जिक्र किया कि लाइफस्टाइल वगैरह चेंज हुए तो ढेर सारी चीजें आई। हमारे मदर फादर के टाइम में जो भी लोग अगर ड्रिंक किया करते थे तो वो आज की तरह पब कल्चर वाली ड्रिंकिंग नहीं थी। वो घर पे बैठ के फादर्स और उनके दोस्त लोग वगैरह बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं। आज की तारीख में ये है कि वही, अगर आप उससे कंपेयर करें एक सिंपल सेंस में, कि आप एक एल्कोहल की, एक सिंपल एक वाइन की बोतल लेके बैठते हैं, शायद 300, शायद 500, शायद 1000 रुपए की एक बोतल आराम से एक सिंगल विजिट में, एक सिंगल घर के अंदर बैठ के 2, 3, 4, 5 लोग फ्रेंड सर्कल आराम से एंजॉय कर सकता है। लेकिन वही बॉटल अगर आप किसी एक अच्छे टॉप ग्रेड पब में जाके एंजॉय कर रहे हैं तो इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 3000 से 5000, और उसके साथ में खाना पीना चखना वो सब। तो दैट्स हाउ जो हमारी आज की लाइफ है, आई वांट इट टुडे एंड आई वांट इट नाउ एंड आई वांट टू एंजॉय माई लाइफ। तो उसका ये फिर कॉन्सिक्वेंसेस है कि क्या मैं ये चीज को आज मैं अपना सेक्रीफाइस करके कल मेरा एंजॉयमेंट रह सके। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, यस, हम इनकम बढ़ाने का सोच सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चीज ये भी है कि हर कोई आदमी अपनी इनकम अनलिमिटेड नहीं बढ़ा सकता। जो हमारे आसपास सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, उसमें मेरी अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं, उन कैपेबिलिटीज की मार्केट में जितना वैल्यूएशन है उतना ही वैल्यू या शायद उससे कम मैं डिमांड कर सकता हूं। अगर मैं उससे ज्यादा वैल्यू डिमांड करने जाऊंगा तो मार्केट में दूसरा बंदा बैठा है जो मेरे से कम पैसे में वही वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए रेडी है। तो ये प्रैक्टिकल इश्यूज हैं, मतलब जो आप कह रहे हो ये प्रैक्टिकल इश्यूज हैं लोगों के साथ। डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम कर रहे हैं, किस टाइप की चीज को वो प्राइमरी, मतलब कोई किसी तरीके से तो पैसा कमाया जाएगा। तो हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे, या हम जॉब करेंगे, या फिर हम फ्रीलांसिंग करेंगे, कुछ एडिशनल वर्क करेंगे, या फिर ब्लॉगिंग करेंगे, कुछ ना कुछ तो हमें उसके साथ करना पड़ेगा टू सपोर्ट दैट गोल। तो गोल तो हमें एक बड़ा बनाना ही है। तो बिल्कुल आपकी सही बात है, क्योंकि हमारे खर्चे भी बढ़ गए हैं, हमारी लाइफ की जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि भी लाइफ में ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। जैसे मुझे तो यह है कि भी साल में मुझे 2 बार वेकेशन पे जाना है, एक बार तो एटलीस्ट फॉरेन वेकेशन पे जाना है, 2 महीने की वेकेशन होनी चाहिए। तो गोल्स देखो बड़े इतने हो गए हैं, अब उसको सपोर्ट करने के लिए हमें अपने फाइनेंशियल गोल्स भी बड़े करने पड़ेंगे, और फिर उसको सपोर्ट करने के लिए फर्दर काम भी करना पड़ेगा। एग्री। इसीलिए जो हमारा इनकम लेवल है, जो जहां जिस किसी भी जॉब में है, वहां से फिर एक दूसरी फैंसी चीज आ जाती है कि वी शुड थिंक अबाउट सेकेंडरी इनकम। हमें अपना कुछ दूसरा, यहाँ पे सेकेंडरी इनकम मतलब एक सीधे अगर मैं हिंदी रूपांतरण में जाऊं तो 2 नंबर की कमाई। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं 2 नंबर की कमाई ये कोई इलीगल मीन्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम कि भाई एक प्राइमरी आप अपने जॉब से अर्न कर रहे हैं, और उसके साथ में जैसे आपने भी जिक्र किया कि यूट्यूब चैनल चला के या ब्लॉगिंग के थ्रू या कुछ दूसरा फ्रीलांसिंग वर्क करके, कि क्या मैं अपने इनकम को एनहेंस कर सकता हूं, या फिर प्राइमरली कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों लोग अगर अर्निंग कर रहे हैं तो डबल इनकम फैमिलीज अगर हैं तो क्या हमारे पास है। अगेन चीज वही आएगी कि इन सब चीजों के साथ में हमें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक जो वर्ड है इंग्लिश का बैलेंस, वो हमें यूज करना पड़ेगा कि कितना मुझे आज करना है और कितना मुझे फ्यूचर के लिए डिले करना है। जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है वो एक हमारी बहुत मेजर प्रॉब्लम है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमें उसके अगेंस्ट में सोचना पड़ेगा कि क्या ईच एंड एवरीथिंग जस्टिफाइड है। यस, ऑब्वियसली ढेर सारे जगह पे केवल एक छोटा सा चीज, मोबाइल फोन, कि भाई आईफोन ले या ना ले। जो आईफोन के चाहने वाले हैं उनके अपने तर्क हैं,
मैं उनके तर्क को मना भी नहीं करता, और जो आईफोन का विरोध करने वाले हैं उनके भी अपने तर्क हैं, मैं उन तर्कों को भी मना नहीं करता। इंडिविजुअल लेवल पे ये मुझे डिसाइड करना है कि आशा जौहरी को या प्रदीप गोयल को आईफोन चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आईफोन चाहिए तो आपको वो आईफोन का 60, 70, 80, 90 हजार या 1 लाख या 1.25 लाख जो भी प्राइस पॉइंट है, उस प्राइस पॉइंट के अगेंस्ट में आपको अपने पास कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करना पड़ेगा, और वो भी यहाँ पे। लेकिन नहीं। हाँ, यहाँ यस, मैं इसी बात पे आ रहा हूँ कि वो पैसा आपके पास रेडी आपके बैंक अकाउंट में अवेलेबल होना चाहिए। हाँ। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के लिए आईफोन को किस्तों पे खरीद रहे हैं और आईफोन का जो एक बेटर प्रोडक्टिविटी ऐसे हार्डवेयर एज ए टूल हो सकता है वो यूज नहीं कर रहे हैं, केवल शो ऑफ के लिए, या केवल जब कि मेरे अड़ोसी के पास, मेरे पड़ोसी के पास भी आईफोन है तो व्हाई शुडंट आई होल्ड एन आईफोन, देन कहीं ना कहीं चीजें मिसमैनेज है, चीजें मिसअलाइंड है, खड्डा खोद रहे हैं अपने फाइनेंशियल लाइफ में, और केवल ईएमआई के बेसिस पे। या एक दूसरा एग्जाम्पल कि भाई मेरे पड़ोसी के पास 8 लाख वाली गाड़ी है तो मैं तो 12 लाख की लूंगा। 12 लाख की कार लीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 लाख की कार लेने के लिए फिर आपका 25,000 रुपए महीने का ईएमआई आउटगो नहीं होना चाहिए। अगर 25,000 रुपए महीने का होनी चाहिए, हाँ, तो फिर ऑब्वियसली कि 25,000 महीने का ईएमआई है तो फिर आपकी इनकम भी करस्पॉन्डिंगली होनी चाहिए। तो वापस हम ओरिजिनल डिस्कशन पे लौट के आ जाएंगे कि फिर हमारा इनकम इतना बड़ा होना चाहिए कि हम अपना जो भी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है अगर उनको भी फुलफिल कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये हो नहीं पाता, बहुत रेयर केस है भाई। कैश ओवरफ्लो आपका जो ब्लॉग है वो एक इंडिपेंडेंटली सक्सेसफुल ब्लॉग है, बट कितने ऐसे ब्लॉग हैं या कितने ऐसे प्रदीप गोयल हैं जो सक्सेसफुली दोनों चीजें कर पा रहे हैं कि अब फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो चुके हैं और अपने ब्लॉग के थ्रू या अपने पैशन के थ्रू आप इनकम अर्न कर रहे हैं, और वो इनकम सफिशिएंट है कि आप अपने जो भी एज ऑन डेट करंट गोल्स हैं या करंट शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं उनको अचीव कर पा रहे हैं। इट इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। कहने में बड़ा आसान लगता है कि यूट्यूब पे अपना एक चैनल बना लो और उसमें सब्सक्राइबर जुड़ते जाएंगे और लोग आपका चैनल पसंद करेंगे और फिर सामने से गूगल वाले आपको पैसा देंगे। या आप अपना कोई ब्लॉग बना लो और उस ब्लॉग पे आप नए नए आर्टिकल्स डालो, कुकरी के ब्लॉग, ट्रैवलिंग के ब्लॉग। भाई ट्रैवलिंग का ब्लॉग अगर आपको डालना है तो उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि पहले आपको खर्चा करना पड़ेगा। केवल आप घर में बैठ के और नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी देख के आप ट्रैवल ब्लॉग नहीं चला सकते। यू नीड टू एक्सप्लोर। एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट अपने पार्ट में, इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जा रहे हैं, आप मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश के इंटीरियर्स में जा रहे हैं और वहां की जो अनटच ग्लोरी है, अनटच नेचुरल ब्यूटी है, आप उसको टच करके आ रहे हैं और उसके बाद उसके ऊपर आप डिटेल्ड ब्लॉग लिख रहे हैं, तो यह 5, 6, 8 महीने बाद आपके पास ढेर सारी इंक्वायरीज आ सकती है, आप हिट हो सकते हैं। बट फर्स्ट आपको वहां एक्चुअली जाना पड़ेगा, जाके वहां वो ब्यूटी आपको अपनी साथ टच करनी पड़ेगी और उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो वापस एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। जैसे हमें जो एजुकेशन ने बताया था, एजुकेशन में हम पढ़ने के लिए नहीं गए, वहां पर हमें ये बताया था बेटा पढ़ ले जॉब लग जाएगी। तो ये मुझे हमेशा सुनने को मिला है कि बेटा पढ़ ले जॉब लग जाएगी, नहीं तो किसी ढाबे पे बर्तन मांजने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो ये मेरे दिमाग में इमेज डाली। जब मैं पढ़ा और आगे गया, फिर जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में भी उन्होंने कहा कि ये चीज पढ़ लो, इतने मार्क्स ले लो तो तुम्हारा एग्जाम में बैठने के लिए, जो इंटरव्यू के लिए आएंगी कंपनियां, वहां पर बैठने के लिए 7 जो सीजीपीए है वो मिनिमम होती है, तो 7 तो मिनिमम मेंटेन करके रखनी है। तो हमेशा ये रहा कि 7 मेंटेन करके रखनी है। इसलिए नहीं कि मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़नी है, मुझे ये चीज सीखनी है, तो सीखनी है ठीक है, सीख लो, वो ऑप्शनल है। 7 सीजीपीए मैंडेटरी है, क्योंकि तुम्हें जॉब में वहां इंटरव्यू के लिए बैठने नहीं देंगे। फिर जॉब में गए, फिर ये सारा जो सिस्टम है, जो इतनी साल की जो एजुकेशन और वो सारा एक सिस्टमेटिक तरीके से बना है कि जॉब में जाओ, जॉब में जाके फिर इतने साल तक काम करो। तो वैसे ही जो अभी हम दूसरा एक अल्टरनेट वे की बात कर रहे हैं, तो वहां पर एक अलग सिस्टम है कि अगर कोई लोग उसमें सीरियसली जाते हैं, उसको लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है, और वो पोटेंशियल है, तो वो इजी नहीं है ना। जो आपने बात की कि कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं, बहुत कम लोग सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये तो इजी है। भाई वो इजी नहीं है, वो तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि इजी तो ये था काम कि हमें नंबर लेने हैं, डिग्री दिखानी है, जॉब मिल जाएगी, काम पे जाओ, काम करो। ये इजी है देखने के लिए, ये टफ है करने के लिए। सुनने के लिए इजी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि इसके लिए हमें उतना समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर जाके इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। तो फायर का जो एग्जीक्यूशन है, फायर का जो माइंडसेट है, वो एक सर्टेन क्लास के लिए, एक सर्टेन टाइप के लोगों के लिए है, जो सच में उसको जीना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो उनके लिए है। उनको उतना देना पड़ेगा, उनको उतना हार्डवर्क करना पड़ेगा। जो दूसरी क्लास है,
जो कि ओके हैं कि भी ठीक है 60 ईयर्स तक हम रिटायर हो जाएं, बिल्कुल सही लाइफ है, गवर्नमेंट जॉब चल रही है, जो भी चीज चल रही है, तो उनके लिए एक अलग सिस्टम है जिसकी मुझे लगता है हम ज्यादा बात कर सकते हैं, क्योंकि आपकी उन लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होती है, उस टाइप के ही हम आसान आइडियाज में भी उसी टाइप की हम बात करते हैं। तो वहां पर अगर कोई मेरे जैसा बंदा है जो 3-4 साल जॉब करने के बाद उसको थोड़ी सी दिमाग में ये आती है कि नाउ आई हैव टू गेट सीरियस अबाउट पर्सनल फाइनेंस, कि मुझे सही तरीके से रिटायर होना है और मुझे अपनी गलतियां नहीं करनी हैं, जो मेजर गलतियां होती हैं। अगर मैं 30 साल की एज तक, जब मैं इनिशियली काम कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, जब मेरे ऊपर शादी का भी वो नहीं है, खर्चा नहीं है, या फिर हमारी मतलब फैमिली के खर्चे नहीं है उस टाइप के इतने बड़े, तो दोनों लेवरेजेस हैं मेरे पास, इतना सरप्लस है कि मैं लाइफ एंजॉय कर सकता हूँ, खर्चा कर सकता हूँ, जब उसी अमाउंट को मैं सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जो कि मुझे 30 साल के बाद एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे देगा जब मेरे पास एक सही इन्वेस्टमेंट चीज होगी। तो अगर हम मेजर तौर पे 2 या 3 गलतियां देखें कि 30 साल की एज से पहले पहले ये 3-4 गलतियां तो भाई बिल्कुल मत करो, तो वो क्या हैं 3-4 गलतियां जो लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए 30 साल की एज से पहले पहले? गलतियों, एक्चुअली गलतियां नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि सबसे पहली जो हमारी कमी है, जो आपने पहले बोला अभी कि भाई एजुकेशन टाइम में हमारे कि बस पढ़ लो और नौकरी लग जाएगी, या कि सीजीपीए 7 ले नौकरी लग जाएगी। तो इस सारे घटनाक्रम में जब हम एक बार नर्सरी केजी प्ले ग्रुप से अपना स्कूलिंग स्टार्ट करते हैं और फाइनली ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, तो उस टाइम तक किसी एक आध लोगों के घर में अगर माँ बाप अपने से सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी तरफ से कुछ व्यवहारिक ज्ञान पर्सनल फाइनेंस का दे रहे हैं, तो वो वन ऑफ केसेस हैं। अदरवाइज हम सारे लोगों के लिए पर्सनल फाइनेंस एक बेस लेवल पे दिया ही नहीं जाता, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस की कोई चिंता नहीं करता, कोई बताता नहीं है। तो जब हम कॉलेज से निकल के डिग्री लेके वो सीजीपीए 7, 8, 9 करके और XYZ किसी भी कंपनी में जॉब के लिए पहुंच जाते हैं और हमारे पास पैसा आने लगता है, पहली सैलरी आई तो एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि पहली सैलरी आई तो मुझे मम्मी के लिए कुछ करना है, मुझे पापा के लिए कुछ करना है, छोटा भाई है छोटी बहन है तो उसके लिए कुछ करना है, या और घर में घर परिवार में और मेरे हैं कुछ लोग तो उनके लिए कुछ करना है, तो चलो। तो वो एक फैंटेसी रहती है। और उसके अलावा कि भाई मैं मेरे पढ़ाई वाले टाइम में एक्स चीज के लिए मैं इंटरेस्टेड था या वाई चीज के लिए मैं इंटरेस्टेड था और वो चीज मेरे को नहीं मिल पाई, और अब मेरे को पैसा मेरी जेब में है तो आई शुड गो फॉर इट। तो वो शुरुआती 1 साल या 2 साल वो एक सर्टेन, अगर हम उसको बोले, एक रोमांस वाली फीलिंग रहती है कि नया नया पैसा जेब में आया है और उस पैसे से मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई जो चाहूं खरीद सकता हूँ, जो चाहूं विद इन माई मीन्स की जो मेरी जेब में पैसा है केवल उतना ही। चाहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ताजमहल या कुतुब मीनार खरीद सकता हूं, बट जो चाहूं कि जिसकी जितनी अपनी जो सैलरी उस कैपेबिलिटी के अंदर, तो वो अगले 1-2 साल तक वो हमारा एक रोमांच चलता है कि मैंने मम्मी के लिए कुछ किया, पापा के लिए कुछ किया, बहन भाई वगैरह के लिए कुछ किया और खुद के लिए भी किया। इन द मीन टाइम कि जब हम नौकरी करने लगते हैं और नौकरी करते करते टाइम आता है जनवरी फरवरी का, और जब अकाउंट्स वाले आके पूछते हैं कि भाई टैक्स कट रहा है, बचाने के लिए क्या कर रहा है, तब याद आता है अरे अच्छा हाँ यार टैक्स भी तो कट रहा है। अच्छा, फिर सामने से पूछते हैं बच सकता है क्या, बोले हाँ हाँ, तो फिर आजू बाजू वाले को पूछते हैं। मेजोरिटी ऑफ केसेस में जो हमारे आजू बाजू वाले होंगे, जो भी आज की तारीख में जो नया 24-25 साल का नया लड़का लड़की जॉब ज्वाइन कर रहा है, तो उसके आजू बाजू में भी वो सेम, उससे शायद 1 या 2 साल सीनियर और वो सेम रोमांस वाली उस एज वाले फैक्टर के ही लोग चल रहे होते हैं। तो इनिशियल रिस्पॉन्स क्या मिलेगा कि यार मैंने XYZ को फोन किया था और उसने मेरे को ये पॉलिसी दे दी थी, तू भी उससे फोन पे बात कर ली, और वो आएगा और घर पे आके तेरे यहाँ ऑफिस पे आके बस 2 सिग्नेचर लेगा, एक चेक लेगा और चीजें थ्रू हो जाएंगी। तो बिना किसी सीरियस डिस्कशन के प्राइमरी एम, पहली गलती यही हो जाती है कि जब पैसा मेरे हाथ में आया तो पैसे का प्रॉपर यूटिलाइजेशन क्या है। भाई अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे पैसा जो है वो एक टूल है आपके लाइफ के बाकी सारे वर्क्स को करने के लिए। मनी इटसेल्फ हैज नो यूटिलिटी, मनी इज अ टूल टू कवर ऑल अदर यूटिलिटीज। तो वो पैसे को हम कैसे यूज करें ये हमें कोई नहीं सिखाता, हम खुद से, हम सभी लोग ठोकर खा के पैसे को कैसे यूज करें, प्रॉपर यूज करें, एडिक्वेट यूज करें, वो ठोकर खा के ही समझते हैं। तो पहली गलती वो रोमांस वाली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि माँ बाप की मदद ना करें या घर वालों के लिए गिफ्ट ना खरीदें, बट बैलेंस बना के रखें, कहीं स्टार्ट बैलेंस ऑब्वियस। दूसरी गलती कि वो जैसे ही जनवरी फरवरी का मौसम आया और टैक्स का क्वेश्चन उठा, तो कहीं से भी कुछ भी जो पहली इंफॉर्मेशन मिली
बिना उस पर सोचे कि क्या वो इन्फॉर्मेशन मेरे फायदे की है, क्या वो इन्फॉर्मेशन मेरे नुकसान की है, क्या वो मेरे लिए सही है या गलत है, हम उस इन्फॉर्मेशन पे एक्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक्ट करने के बाद भी कि अब वो जो सामने से बंदा आया वो कुछ भी आपको थमा के चला गया। अगर वो म्यूचुअल फंड एजेंट है तो वो शायद आपको टैक्स सेवर ईएलएसएस फंड थमा के चला गया। अगर वो इंश्योरेंस एजेंट है तो आपको कुछ इंश्योरेंस की पॉलिसीज थमा के चला गया। पॉलिसीज में भी वो हो सकता है एंडोमेंट प्लान, ट्रेडिशनल प्लान हो सकता है, वो मार्केट लिंक्ड यूनिट लिंक्ड प्लान हो। और कोई तीसरा बंदा आया या बैंक का आपका रिलेशनशिप मैनेजर का फोन आ गया तो वो आपको कुछ और अलग ही हो सकता है, टैक्स सेवर एफडी या कोई अलग चीजें पकड़ा दी। इन द मीन टाइम बीच में जरूरत है या नहीं है, आपकी प्लानिंग है नहीं है, लेकिन साथ में कोई आपके 2 4 5 साल सीनियर वाले आगे बोले बॉस पीपीएफ खोल लो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मैं यहाँ पे एज ए प्रोडक्ट पीपीएफ का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं पॉइंट ये रेज कर रहा हूँ कि विदाउट गिविंग एनी सीरियस थॉट इन आवर लाइफ कि मैं मेरी लाइफ में क्या चाहिए, मेरी लाइफ में कौन सा प्रोडक्ट मुझे, अगर टैक्स सेविंग की भी जरूरत है तो कौन सा प्रोडक्ट मुझे चूज करना चाहिए, वो सीरियस डिस्कशन करने के बजाय जब जो मेरे प्लेट में सामने आया मैं खाना शुरू कर देता हूं। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मुझे बटर चिकन पसंद है या बटर पनीर पसंद है या अरहर की दाल पसंद है या दाल मखनी पसंद है या सरसों का साग पसंद है, नहीं, मैं मेरी चॉइस नहीं बोल रहा हूं। एक्स वाई जेड ने जो बोला वो अच्छा अच्छा ऐसा हो जाएगा, ठीक है लाओ दे दो मैं खा लेता हूँ। मुझे तो एक और वहां पे एग्जांपल याद आ रही है जहां पर जैसे जैसे कोई जिम में अगर जा रहा है तो जिम में जाने वालों के गोल अलग अलग होते हैं। किसी को वेट गेन करना है, किसी को वेट लूज करना है, किसी को सिर्फ मसल्स बनाने हैं, किसी को कम टाइम में वेट लूज करना है क्योंकि आगे कोई इवेंट आ रहा है, किसी को परमानेंटली वेट लूज करना है कि वो धीरे धीरे हो जाए। तो हर किसी के लिए प्लान अलग होगा क्योंकि गोल सबके अलग हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हर किसी के गोल अलग हैं। इवेंचुअली हर किसी को होना है, लेकिन हो सकता है कि मुझे अपने फैमिली मेंबर की किसी की शादी करनी हो, छोटी बहन है या फिर कोई भाई है उसकी शादी करनी हो, जब मुझे कोई पुराने लोन उतारने हो, तो मेरे गोल डिफरेंट हो गए किसी और बंदे से जिसके ऐसा कोई गोल नहीं है। उसका गोल होगा कि आगे जाके मुझे पढ़ाई करनी है, 2 3 साल बाद मुझे एमबीए करनी है, तो उसके गोल अलग हो गए। तो आपका शायद यही पॉइंट है कि पहले हमें गोल्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, उस पर हमें सीरियस थॉट देना चाहिए। उसके लिए अगर हमें कंसल्टेंट ढूंढना पड़े, अगर हमें पैसे देने पड़े तो वो वर्थ है, उसको 5 या 10 हजार देने ज्यादा अच्छे हैं रादर देन गलत इन्वेस्टमेंट करनी और वहां पर 5-10 हजार का लॉस खाना। एवरेज पर्सन की लाइफ में स्टैंडर्ड गोल्स जो है वो मोर और लेस फिक्स है। मैं 6 गोल यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। पहला गोल मेरा खुद का रिटायरमेंट, दूसरा गोल अपना खुद का घर बनाना, उसके बाद जो दूसरे 4 गोल हैं वो हमारे होने वाले 2 बच्चों से रिलेटेड है कि जो हम फ्यूचर में हम दो हमारे 2 बच्चे करने हैं। तो पहले जो बड़ा बच्चा होगा उसका एजुकेशन एंड कैरियर कंबाइंडली एक गोल, और उस बच्चे की शादी वो दूसरा गोल। और ये मतलब 3 और 4 नंबर के गोल। और फिर 5वां और 6ठा गोल सिमिलरली छोटे बच्चे के लिए कि उसका एजुकेशन एंड कैरियर और उसका शादी। ये मोर और लेस एक एवरेज इंडियन क्या ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी हो, एक एवरेज के पर्सन की लाइफ में ये 6 गोल स्टैंडर्ड रहने हैं। इसके अलावा फिर जिनको कहा जाए ये मेजर मतलब लाइफ के हमारे मेजर माइलस्टोन्स हैं कि ये हमें अचीव करने ही करने हैं। इसके बाद फिर जैसे आपने खुद भी बोला था अपने लिए और आपस में डिस्कशन में चला कि भाई मेरे को कुछ एक्स्ट्रा वैकेशन वगैरह पे जाना है या मेरे को कुछ चैरिटी करना है या इस टाइप के कुछ और हो सकते हैं। कार एक चूंकि रेगुलर रिप्लेसमेंट वाली चीज है और अब आज की तारीख में ढेर सारे लोग शहरों में ट्रैफिक वगैरह इतना है और प्लस खुद के पास पार्किंग की समस्या नहीं है, तो कार को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दे रहे हैं जो आज से 5-8-10 साल पहले तक कार का वेटेज था। तो उस पार्लेंस में और कार इजिली अवेलेबल कमोडिटी है, तो मैं कार को एक मेजर गोल के तौर पे काउंट नहीं कर रहा हूं। ये लेकिन मेजर गोल्स हैं कि इनमें से किसी भी गोल में हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, चाहे वो मेरा खुद का रिटायरमेंट हो, चाहे वो खुद के रहने के लिए मकान खरीदना हो, चाहे वो मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो या मेरे बच्चों का मैरिज हो। तो ये 6 मेजर गोल ऐसे हैं जिन पे मैं कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। इन 6 गोल के बाद और अगले 1 2 3 गोल केस टू केस बेसिस पे लोगों के आ सकते हैं। तो हम अपने स्तर पे कि मैं जब ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हूं या मैं जब पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हूं तो उस वक्त ही एटलीस्ट मैं इन गोल्स को अपने दिमाग में विजुलाइज कर सकता हूं कि भाई देर सवेर मुझे ये चीजें हैंडल करनी पड़ेंगी। तो इन चीजों को हैंडल करने के लिए मेरे पास क्या रास्ते हैं, क्या सॉल्यूशन हैं। आज की तारीख में जब हमारे पास चारों तरफ इतनी इंफॉर्मेशन फैली हुई है, आपके हाथ में स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन में इंटरनेट के थ्रू आप कितने ढेर सारे वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं, कितने ढेर सारे आप ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स पे जाके इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। तो वी आर सिटिंग ऑन द एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन, वॉल्केनो ऑफ इंफॉर्मेशन वी आर सिटिंग। उस पार्लेंस में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है।
हाँ, फिर एक अगला क्वेश्चन आया कि इतने बड़े ढेर में से इतने ज्यादा जो मेरे चारों तरफ इंफॉर्मेशन फ्लोट कर रही है, चारों तरफ सूचनाएं घूम रही हैं, उन इंफॉर्मेशन सूचनाओं में से मैं मेरे काम की चीज कैसे निकालूं। तो वहां से फिर पर्सनल फाइनेंस का पर्सनल वाला पार्ट स्टार्ट होता है। जो एक मैं AIFW मेरा फेमस कमेंट रहता है, RIP FPI, रिमेंबर इट्स पर्सनल फाइनेंस, पर्सनलाइज इट। हिंदी में अगर उसको बात करें तो भाई जो आपका व्यक्तिगत फाइनेंस की बातें हैं वो आपकी व्यक्तिगत है, और उसको आपको अपने लिए व्यक्तिगत स्तर पे ही करना चाहिए कि भाई जो चीज आपके लिए सही है आप वही करें। दूसरे के लिए जरूरी नहीं है कि वो अगर उसके लिए सही है तो आपके लिए भी सही हो ही। तो उस पार्लेंस में हमें अपने, अगर हो सके तो अपने घर में जो हमारे अपने बच्चे हैं 5 साल 8 साल 10 साल 12 साल के, उनको तो फाइनेंशियली थोड़ा सा बचपन से ही थोड़ा उनको अपनी तरफ से जो हम अच्छा ज्ञान दे सकते हैं, जो शायद हमारे माँ बाप ने नहीं दिया या दिया तो देर से दिया या हमने ठोकरे खा के खुद से सीखा, तो एक तो चीज वो वहां से उठाएं। दूसरा, जब मैं खुद पढ़ रहा हूं तो मैं मेरे स्तर पे इन गोल्स को लेके अपने दिमाग में कुछ पिक्चर्स, कुछ फिगर्स बनाऊं कि भाई ये मेरे को वैल्यू चाहिए। मेरा रिटायरमेंट होगा तो मेरे को रिटायरमेंट पे एक्स वैल्यू 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया चाहिए, या मेरे मकान खरीदने के लिए मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए, या मेरे बड़े बच्चे की पढ़ाई के लिए मेरे को 1 करोड़ रुपया चाहिए, या मेरे छोटे बच्चे की पढ़ाई के लिए मेरे को 1.5 करोड़ रुपया चाहिए, या मेरे खुद के बड़े बच्चे की शादी के लिए मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए। इस टाइप से हमें अपने नंबर्स को, अपने गोल्स को सबसे पहले नंबर्स देने हैं कि हर एक इंडिविजुअल गोल की वैल्यू क्या है। इसके बाद वो वापस ओरिजिनल डिस्कशन पर आ जाते हैं कि पहली गलती, दूसरी गलती, तीसरी गलती ये है कि हमारे गोल्स के नंबर्स कुछ अलग डिमांड कर रहे होते हैं और हमारा इन्वेस्टमेंट, हमारी सेविंग किसी अलग डायरेक्शन में जा रही होती है। और इसके बीच में एक अलग प्रॉब्लम जो हमारा आज की तारीख में, जो हमने वेस्ट से बड़ी हैप्पीली इंपोर्ट कर लिया है, EMI कल्चर। ईच एंड एवरीथिंग इज नाउ टुडे अवेलेबल ऑन EMI। अब यहां तक स्थिति है कि बच्चों के स्कूल की फीस भरने के लिए आप EMI दे सकते हैं। अब ये स्थिति अपने आप में कितनी सही है कितनी गलत है, ये हर एक इंडिविजुअल को तय करना है। मैं इस पे कोई पर्सनल कमेंट नहीं करूंगा कि क्या EMI के बेसिस पर मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाऊंगा। बेहतर होगा कि मैं उसके लिए रुकूं, ठहरूं, सोचूं, और बच्चे की जो पढ़ाई के खर्चे फ्यूचर में आने वाले हैं उसके लिए पहले से कुछ तैयारी करके रखूं। यहाँ पे मैं EMI फीस की बात कर रहा हूँ, प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल स्कूलिंग की, जो आज की तारीख में 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख बड़े शहरों में जो स्कूल की फीस हो गई उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं IIT IIM वगैरह के वो लार्ज स्केल बिग बैनर एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। एजुकेशन लोन लेते हैं उसके लिए एजुकेशन लोन लेना, और वो वहां पे जस्टिफाई इसलिए करते हैं कि आपके पास में रियल वैल्यू एड हो रहा है। हाँ। अगर आप IIT से पास आउट हो रहे हैं या आप IIM से पास आउट हो रहे हो और आपको पता है कि यहाँ पे मेरे को एक बार एंट्री लेने के बाद, और मैं जब यहाँ से दिखती है वहां पर, यस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दिखता है। हाँ। लेकिन अगर मेरे बच्चे को खाली एक अच्छे ढंग के स्कूल में फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ाने के लिए उसकी फीस मैं प्रॉपर अरेंज नहीं कर पा रहा हूं, और वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख की फीस मेरे को झेलने के लिए, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं झेलना, दैट मीन इट्स अ बर्डन इन इंग्लिश, कि वो फीस झेलने के लिए मेरे को EMI का सहारा लेना पड़े, तो ये अगेन एक इंडिकेशन है कि मेरा फाइनेंस उतना अच्छा नहीं चल रहा है, और फायर मेरे लिए केवल ड्रीम ही रहेगा। आई कैन नॉट मेक इट अ रियलिटी अगर इस टाइप की सिचुएशन है। अगेन इसमें तो रेगुलर रिटायरमेंट नहीं आएगी, इसमें तो इसमें तो 60 ईयर तक रिटायरमेंट नहीं आएगी, क्योंकि अगर 30 ईयर से पहले आपने इतने सारे EMIs ले लिए, मतलब जैसे आपने बताया कि फीस भी हमें EMI पे लेनी है ना, एक मुझे जग खरीदना है, मग खरीदना है, वो भी मुझे सब कुछ EMI पे लेना है, तो फिर हम मतलब हमें एटलीस्ट इतना तो कमाना चाहिए कि हमारे रेगुलर जो एक्सपेंसेस हैं उसके लिए हमें EMI की जरूरत ना पड़े। EMI बिल्कुल मेजर जो एक्सपेंसेस, जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स या एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि होम लोन है या एजुकेशन लोन है, तो वहां पर हम EMI की बात कर सकते हैं। उसके बिना तो बिल्कुल इमरजेंसी में EMI की बात करनी चाहिए, नहीं तो बड़ी हमारे मतलब टाइम पे होता था कि जो मैं अपने पापा से सुनता था कि लोन लेना, उधार मांगना, तो उनके लिए इतनी शर्म की बात थी कि अगर मुझे लोन जब किसी से मांगने पड़ गए, है ना, बैंक से तो मतलब बहुत दूर की बात, कि कहीं पर ऐसा हो गया ना कि भाई यार क्या, अपने घर परिवार में भी अगर पैसा अपने रिश्तेदार से भी मांग रहे हैं तो वो शर्म की बात है कि मामा से, चाचा से, ताया से किसी से पैसा मांगा, उनके सामने मुझे हाथ फैलाना पड़ा,
वो अपने लिए हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक देखा है, जाए तो बात तो उसी, वही है, अभी हम किसी के सामने तो हाथ फैला ही रहे हैं। यस, तो जो ऑब्वियसली ईएमआई कल्चर। अच्छा, इसके आगे फिर एक चौथी चीज जो इन्वॉल्व होती है कि इस मिसअलाइनमेंट मिसमैनेजमेंट में हम अपनी गोल्स की प्रायोरिटीज नहीं रख पाते। हम्म। ये एक अलग फैक्टर है कि आप चाहें या ना चाहें, आपसे मतलब जो जनरल पब्लिक जो इस इंटरव्यू को देखने वाली है, सुनने वाली है, हमारी इच्छा हो या ना हो, रिटायरमेंट हमेशा मेरे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी गोल है। मेरे से मतलब केवल अकेले आशा जौहरी की बात नहीं है या हम्म। अकेले प्रदीप की बात नहीं है, रिटायरमेंट ऑलवेज। मैं हम्म। अगर नॉर्मली किसी से भी इंटरेक्ट भी करता हूं प्राइवेट चैट के ऊपर भी, तो नॉर्मली बच्चों की एजुकेशन या बच्चों की शादी या मकान खरीदना, ये प्रायोरिटी पे लोग बोलते हैं कि ये हमारे प्रायोरिटी गोल है, और इसके बाद रिटायरमेंट को लगते हैं, जबकि एक्चुअली चीज अलग है। हम्म। आपका अगर बच्चा पढ़ रहा है तो एजुकेशन के लिए आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। हम्म। आपको इंडिया में पढ़ाना है, इंडिया के बाहर पढ़ाना, आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। बच्चे की शादी भी अगर करनी है और आपके पास पैसे की तंगी पड़ रही है, तो आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा हम्म। शादी के खर्चे पूरे करने के लिए। इवन डेडिकेटेड अभी तो मैरिज लोन्स भी बैंक देते हैं, नॉट हम्म। ओनली पर्सनल लोन, डेडिकेटेड मैरिज लोन्स भी देते हैं, कन्यादान वगैरह के नाम से कई सारी स्कीम्स मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आपको घर खरीदना है, आपको कार खरीदना है, तो उसके लिए भी आपके पास लोन का ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर आप रिटायर हो गए, तो आपके रिटायरमेंट के बाद आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को सस्टेन करने के लिए लोन अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। यहां पे कुछ इंटेलिजेंट लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं कि आशाल जी, रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम अवेलेबल है। हम्म। आई एग्री। आप अपने मकान को, जब आप 60 साल की एज के बियॉन्ड, आप 65 70 75 साल की एज पे अपने मकान को रिवर्स मॉर्टगेज करके उसमें से आप अपने जीवन यापन के लिए पैसा खड़ा कर सकते हैं। बट क्या वो मकान रिवर्स मॉर्टगेज के लिए बैंक कंसीडर करेगा? उसकी ढेर सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, और क्या वो टर्म्स एंड कंडीशन एट दैट पॉइंट आपको एक्सेप्ट होंगी एट द फैग एंड ऑफ योर लाइफ, 70 75 80 साल की एज पे? हम्म। तो उन चीजों को देखते हुए रिटायरमेंट को आप बेसिकली ईएमआई के थ्रू फुलफिल नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि रिटायरमेंट की ईएमआई नहीं है, बाकी आपके गोल्स के लिए ईएमआई अवेलेबल है, और ईएमआई के थ्रू, यस, ईएमआई इटसेल्फ हम थोड़ा सा एक नेगेटिव टोन में लेना है कि ईएमआई हो सके तो अवॉइड करें, लेकिन फिर भी बाकी गोल्स को कंप्लीट करने के लिए आप ईएमआई का सहारा ले सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ईएमआई नहीं है। हम्म। ये एक और अलग मेजर गलती है कि लोग प्रायोरिटी जो जब गोल्स की रखते हैं, तो रिटायरमेंट को नीचे रखते हैं और बाकी गोल्स को ऊपर रखते हैं, जबकि होना उल्टा चाहिए कि रिटायरमेंट इज ऑलवेज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी गोल नंबर 1। आप दूसरे गोल रखें ना रखें, आप डिसाइड कर। एक एग्जाम्पल के लिए कि भाई आप जब शादी करो, तो शादी करने के बाद आज के करंट एनवायरनमेंट को देखते हुए आपकी चॉइस है कि आप 2 बच्चे करें, या आपकी चॉइस है आप 1 बच्चा करें, या आपकी चॉइस है आप बच्चा ना करें। दैट इज चॉइस। तो उस पार्लेंस में आप अपने बच्चों वाले रिलेटेड गोल्स को ज्यादा से कम और कम से जीरो की तरफ ला सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन इंडिविजुअल फैमिली। लेकिन रिटायरमेंट आप इवन अकेले भी अगर आप रहना चाहते हैं, आप शादी भी नहीं करना चाहें, जोकिंगली लोग इसको मजाक में भी लेना चाहें, लेकिन फिर भी अगर आप शादी भी ना करना चाहें, तो भी आपको अपने खुद के सेल्फ सस्टेन करने के लिए रिटायरमेंट गोल चाहिए ही चाहिए। यू कैन नॉट अवॉइड इट। यस, केस बाय केस बेसिस, फैमिली की कंडीशन के हिसाब से रिटायरमेंट गोल का इटसेल्फ अमाउंट चेंज हो सकता है। किसी को 2 करोड़ चाहिए और किसी को 10 करोड़ चाहिए, किसी को शायद 20 40 50 करोड़ चाहिए, बट रिटायरमेंट रिलेटेड कॉर्पस सबको ही चाहिए। ये एक अलग फैक्टर है। यस। अब बात आती है कि अगर हम रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और 40 45 पे फायर वाले और उसके बदले 60 साल पे रेगुलर प्लानिंग वाले, यहाँ पे आज की तारीख में हम ज्यादातर लोगों के पास एक सबसे बड़ा जो हमारा नेगेटिव पॉइंट है, वी आर नॉट इन एश्योर्ड गवर्नमेंट जॉब। हम सारे के सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक, जो चाहे फ्री फिनकैल के रीडर हो, चाहे कैश ओवरफ्लो के रीडर हो आपके ब्लॉक के, चाहे एयरफ्लो के मेंबर, हम सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, और प्राइवेट सेक्टर में कोई भी कंपनी कभी भी फेल हो सकती है। अगर जेट एयरवेज या आरकॉम या आईएलएफएस या और दूसरी कंपनीज फेल हो सकती हैं, तो मेरी और आपकी कंपनी भी फेल हो सकती है, हम जहां कहीं भी जिस किसी भी फील्ड में हो, अनलेस कि हम किसी एक्स्ट्रा बहुत हाईली प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में किसी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ जॉब में है कि जहां मेरे बगैर या मेरी कंपनी के बगैर बाकी फिर दुनिया ही रुक जाएगी। तो वो एक फैक्टर और है कि
हमें जब हम अपना ये इन्वेस्टमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, अपनी लाइफ में अर्निंग कर रहे हैं, तो ये फैक्टर भी हमें काउंट में रखना है कि किसी भी स्टेज पे आउट ऑफ ब्लू अचानक से आपको सवेरे सुनने को मिलेगा कि भाई कल तक आप जॉब में थे, कल तक आप एम्प्लॉय थे, मगर आज आप एम्प्लॉय नहीं है। नॉट बिकॉज इट इज योर फॉल्ट, बट इट इज फाल्ट ऑफ योर कंपनी, इट इज फाल्ट ऑफ योर कंपनीज प्रमोटर, और इट इज फाल्ट ऑफ योर टॉप मैनेजमेंट, और इकोनॉमी इकोनॉमी डाउन आ गई yes, जैसे और या कि आपकी कंपनी खुद से मार्केट में ऑब्सलीट हो गई ड्यू टू एनी रीजन। हो सकता है। तो एक तो हमारा रिटायरमेंट का गोल जो कि टॉप प्रायोरिटी पे है, दूसरा इमरजेंसी फंड का जो गोल कि अगर कोई ऐसी इस टाइप की इमरजेंसी आती है कि हम जॉबलेस हो जाते हैं या कहीं कुछ ऐसा तंगी आती है, तो हमारे पास जो इमरजेंसी फंड है वो सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। उस टाइम पे हम रिटायरमेंट फंड को नहीं हिलाएंगे कि ऐसा नहीं है कि जॉब चलेगी तो चलो रिटायरमेंट फंड को हिला दिया हमने। हाँ, इसीलिए मैं जब जनरल लेवल पे लोगों से प्राइवेट चैट वगैरह बात करता हूँ या ग्रुप के अंदर भी डिस्कशन चलता है, तो मैं सबसे पहली चीज बोलता हूँ, कोई भी मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए आता है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही होता है, आर द बेसिक्स कवर्ड? क्या आपके बेस कवर्ड है? जब मैं बेसिक्स की बात करता हूं तो मैं उसमें केवल 3 चीजें प्राइमरली लेता हूं। पहला, आपकी खुद का लाइफ इंश्योरेंस, कि अगर आपको कल उठ के कुछ हो जाता है, अगर आप कल को नहीं रहते हैं, तो आपकी एब्सेंस में आपकी फैमिली, आपका परिवार तो जिंदा है। शायद अगर शादी नहीं हुई तो आपके माँ बाप, और अगर शादी हो गई तो आपकी बीवी, आपके बच्चे, वो लोग तो जिंदा है, और उनको अपने सर्वाइवल के लिए डे टू डे बेसिस पे पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहां से आएगा भाई? आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड कुछ मनी हो सकती है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12, 15, 20 लाख रुपए, केस टू केस बेसिस पे शायद कहीं 50 लाख भी मिल रहा हो, शायद कहीं 1 करोड़ भी मिल रहा हो, बट क्या वो एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड अमाउंट या आपका आज की तारीख में क्रिएटेड कॉर्पस सफिशिएंट है? मोस्टली आंसर ये मिलता है कि सर हमारे पास हमारा खुद का क्रिएटेड कॉर्पस आज की तारीख में या तो जीरो है या सफिशिएंट नहीं है, बहुत कम है, छोटा है। नेगेटिव, ऑब्वियसली मेजर केसेस में नेगेटिव भी रहता है। तो जब मेरे पास अपना खुद का कॉर्पस नहीं है, तो सबसे पहली चीज आती है कि मैं मेरे लिए लाइफ इंश्योरेंस खरीदूं, और लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू मैं मेरी फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर कर रहा हूं। मैं मेरा फ्यूचर सिक्योर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो जो जैसे वो राजेश खन्ना की पिक्चर थी आनंद, उसमें अगर देखा जाए तो फिलॉसफी के लिहाज से वो एक बहुत स्पेशल, बहुत अलग टाइप की मूवी है, जिसमें उसको पता है कि मैं कल मरने वाला हूं, मुझे कैंसर है, और एक जगह वो एक डायलॉग आता है जब उसको बोला जाता है यार तुम चिंता नहीं करते, तो राजेश खन्ना उस आनंद के तौर पे जो डायलॉग है पिक्चर का, कि जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया तो साला मैं नहीं, सॉरी फॉर द यूजिंग ऑफ कस वर्ड। तो जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप अपनी फैमिली की सारी चिंता कर रहे हैं, लेकिन जब आप चले गए तो आपको तो उस पैसे की जरूरत नहीं है। जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, और जब मर गया तब मैं नहीं, तब आपको अपने लिए, आपकी जो, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपको अब सिगरेट नहीं पीनी क्योंकि आप मर चुके हैं, आप अगर अल्कोहल लेते हैं तो आपको अब अल्कोहल की जरूरत नहीं क्योंकि आप मर चुके हैं, आप अगर कुछ चिकन मटन खाने के शौकीन है तो आपको अब उसकी भी जरूरत नहीं क्योंकि आप नहीं है, बट आपकी फैमिली है। आपके एब्सेंस में आपके नियर डियर वन, आपके रिलेटिव, प्राइमरली आपके वाइफ, आपके बच्चे और आपके पेरेंट्स को पैसा चाहिए, उनको खुद को सेल्फ सस्टेन करने के लिए, उनके खुद के जीवन यापन के लिए। वो पैसा कहां से आएगा? वो पैसा आपके लाइफ इंश्योरेंस से आएगा। अब लाइफ इंश्योरेंस के लिए मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक कुछ ना कुछ एक फैंसी नंबर लेके रहती है, चलो 50 लाख का ले लेते हैं, या 1 करोड़ का ले लेते हैं, या 2 करोड़ का ले लेते हैं। मैं इसको मैथमेटिकली लेके चलता हूं और इनकम रिप्लेसमेंट मेथड पे लेके चलता हूं। एग्जाम्पल के लिए कि आज की तारीख में कोई बंदा 15 लाख रुपए का सीटीसी पैकेज, माइंडेड सीटीसी पैकेज बोल रहा हूं, एक्चुअल इनकम इन हैंड वाली बात नहीं बोल रहा हूं, सीटीसी पैकेज, तो 15 लाख रुपए सीटीसी पैकेज वाला बंदा अगर है और वो मेरे से पूछता है कि भाई आशाल सर, मैं इसका अगेंस्ट में 15 लाख के सीटीसी के अगेंस्ट में कितना लाइफ इंश्योरेंस लूं, कंसिडरिंग कि मेरे पास आज की तारीख में सेविंग जीरो है, कोई सेविंग नहीं, मेरी नेटवर्थ जीरो है। तो मैं उसको बोलता हूं कि भाई सिंपली इसको 1770 से मल्टीप्लाई करो 15 लाख। तो वो जो फिगर हमारे पास आती है वो करीब 2.5 करोड़, 2.25 करोड़ या 3 करोड़ के अराउंड फिगर आती है, रफली ऑन ए रफ। तो 2.5 करोड़ की फिगर को अगर मैं बेस लेता हूं, और आपके ना रहने पे, आपने अपने लिए 2.5 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस लिया, और आपके ना रहने पे वो 2.5 करोड़ रुपए एज सम एश्योर्ड आपके परिवार को मिले, और आपके परिवार में आपके जाने के बाद आपकी मिसेज या आपके जो मदर फादर है या आपके बच्चे छोटे हैं उनको ज्यादा नहीं पता, तो मैं बोलता हूं कि सिंपलिस्टिक प्रोडक्ट बैंक की एफडी। उस बैंक की एफडी में जो सिंपलिस्टिक प्रोडक्ट है, हर एक को समझ में आता है, वहां पे अगर आप 2.5 करोड़ रुपए रख देते हैं, और आज की तारीख में एज ऑन डेट बैंक हमारे 6-6.5% के अराउंड या 7% इंटरेस्ट
दे रहे हैं एफडीज पे, मैं अगर 6% इंटरेस्ट को भी लेता हूं और 2.5 करोड़ की फिगर को लेता हूं, तो 15 लाख रुपए प्री टैक्स बेसिस पे, अभी इसमें से टैक्स नहीं कटा है, 15 लाख रुपए प्री टैक्स बेसिस पे मेरे परिवार को एश्योर्ड इनकम एवरी ईयर आ रही है। यानी सीटीसी की टर्म्स में आपकी 15 लाख वैल्यू थी, मैंने वही 15 लाख की सीटीसी वाली वैल्यू खड़ी कर दी। इन योर एब्सेंस योर फैमिली विल अर्न 15 लाख रुपए। और हमने उस बिल्कुल 15 लाख मिनिमम नंबर्स लिए हैं, हमने हमें एफडी से कम रिटर्न वाला प्रोडक्ट है वो लिया है, और उसमें भी सबसे कम इंटरेस्ट रेट, सबसे कम रिस्क हमारा, सबसे कम। उसमें भी अगर लोग प्रेफर करना चाहें तो ठीक है कि जो लार्ज स्केल बड़े साइज के बैंक है, इंडिया के टॉप 2, 3, 4 बैंक हैं, केवल उन्हीं में एफडी रखें। मैं किसी छोटे या जो न्यू एज बैंक है, सकता है कहने का मतलब कि 15 लाख तो कम से कम आएंगे अगर हम बिल्कुल ऑप्टिमाइज ना करें। यस, तो उस 15 लाख में टैक्स वगैरह पे करने के बाद शायद 11 लाख, शायद 12 लाख, शायद 13 लाख रुपए मेरे को, मतलब सॉरी, मेरी एब्सेंस में मेरे परिवार को मिलेगा, जिसमें से रूटीन लिविंग एक्सपेंसेस मीट आउट होंगे, प्लस एज यूजुअल कि अगर आप जिंदा होते और वही सेम 10, 11, 12 लाख रुपए आप कमा के घर ला रहे होते, तो रूटीन लिविंग एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के अलावा आप अपने फ्यूचर के गोल्स के लिए सेव कर रहे होते, आप इन्वेस्ट कर रहे होते, तो एज यूजुअल फ्यूचर के गोल्स के लिए इस 10-12 लाख रुपए पोस्ट टैक्स इनकम में से फैमिली इन्वेस्ट भी करेगी, और वो इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में एज एंड व्हेन जब आपके गोल्स का टाइम आएगा तो रेगुलर मनी वहां पे कॉर्पस अवेलेबल होगा उन फ्यूचर के गोल्स को फुलफिल करने के लिए। आई थिंक इतना अगर लोग समझ जाएं और अपनी लाइफ में ये इम्प्लीमेंट कर लें, उनका बेसिक जो फाइनेंस का जो है कोर्स हो गया, तो ये वीडियो में इतनी चीज उनको समझ में आ जानी चाहिए कि 2 टाइप की रिटायरमेंट है, मेरे लिए कौन सी अच्छी है, जो भी मेरे लिए अच्छी है उसको आगे करने के लिए क्या मुझे गोल सेट करने हैं, और उनको फुलफिल करने के लिए कैसे मुझे सोचना है, प्लान करना है। दूसरा बेसिक्स का दूसरा पार्ट आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस को हम सारे ही लोग एक जनरल सेंस में बहुत सीरियसली लेते नहीं है, मगर जब एक्चुअल कोई इंपैक्ट होता है फैमिली के अंदर, हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, तब हमें समझ में आता है कि हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। एक अलग रेफरेंस में अभी रिसेंटली जैसे ये जेट एयरवेज बंद हुआ और 1 मई को उनका ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्यूअल था, और 29 अप्रैल की शाम को या 30 अप्रैल की मॉर्निंग में जेट एयरवेज ने अपने एम्प्लॉइज को बताया कि भाई कल जो आपकी पॉलिसी लैप्स हो रही है, हमारे पास उस पॉलिसी का देने का प्रीमियम भी नहीं है। दैट मीन्स 1 मई ऑनवर्ड्स यू आर विदाउट एनी हेल्थ इंश्योरेंस। तो ढेर सारे लोग जो मेरे से बात करते हैं और एक प्राइमरली आता है कि सर एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड कवर है। यस, एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड कवर है, लेकिन वो कवर कभी भी किसी भी वक्त नो कवर में बदल सकता है, बिकॉज योर एम्प्लॉयर इज नो मोर। दैट मीन्स कंपनी आपकी बैठ गई। या एक दूसरे पार्लेंस में कि एम्प्लॉयर अपने पैसे बचाने के लिए कॉस्ट कटिंग के नाम पे आपकी पॉलिसी को इंश्योरर ए से इंश्योरर बी के पास ले जा सकता है, और इंश्योरर बी उस पॉलिसी में आपको वो कुछ चीजें कर्टेल कर सकता है जो इंश्योरर ए के पास अवेलेबल थी। तो ये चीजें डे टू डे बेसिस पे आपको पता नहीं चलेंगी, और आपको केवल बाद में जब आपका एक्चुअल क्लेम का टाइम आएगा तब पता लगेगा कि यार ये चीज तो यहाँ नहीं है, या ये पर्टिकुलर क्लेम ऑनरेबल नहीं है, या इस क्लेम में 50% या 60% ही मिलेगा, बाकी का नहीं मिलेगा। तो इस टाइप की चीजें, तो दैट्स वाई मैं हमेशा बोलता हूं कि अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस रखिए। ना केवल रखिए, उसके लिए भी मैं स्टैंडर्ड नंबर देता हूं कि अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो 10 लाख का, या तो इंडिविजुअल पॉलिसी, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो 10 लाख का एटलीस्ट फैमिली फ्लोटर बेस पॉलिसी रखिए। उस बेस पॉलिसी के ऊपर कम से कम 50 लाख और 1 करोड़ रुपए का एक सुपर टॉपअप प्लान एक्स्ट्रा परचेज करके रखिए। क्यों? अभी लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था कि वो गुड़गांव में जो एक केस हुआ था कि एक बच्ची थी, उसको डेंगू फीवर हुआ और उसका जो बिल था वो किसी हॉस्पिटल में, मेजर हॉस्पिटल में एडमिट हुई, और कुछ 12-14 लाख का बिल बन गया। उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली वो बच्ची नहीं बची। तो डेंगू फीवर जैसे केस में अगर 12-14 लाख का बिल रन कर सकता है, और वो बिल देने के लिए अल्टीमेटली आपको, चूंकि आप हॉस्पिटल में एक बार एडमिट हो गए, तो हम में से कितने लोग ये हिम्मत दिखाएंगे कि डॉक्टर साहब मेरा इंश्योरेंस का सम एश्योर्ड खत्म हो गया है, ये जो आप सब कुछ सपोर्ट सिस्टम लगाया हुआ, ये हटा लीजिए और हमारे मरीज को मर जाने दीजिए। क्या कोई भी ऐसा कह सकता है? आंसर है नहीं। हम सारे ही लोग ये कोशिश करेंगे कि नहीं सर, कुछ भी हो जाइए, मरीज को हमारे जिंदा रखिए। तो वो जब फैक्टर आएगा और उस वक्त हमें जब पैसे की तंगी पड़ेगी, तो केवल 3 लाख या 5 लाख वाला स्टैंडर्ड एम्प्लॉयर कवर सफिशिएंट नहीं होगा। और जो ऐसी दुर्घटनाएं होती है या ऐसी जो हेल्थ इंपैक्ट आते हैं, वो कभी भी बता के नहीं आते हैं कि हम 1 महीने बाद या हम 1 साल बाद या हम 5 साल बाद
आपकी फैमिली को हिट करने वाली हैं। आउट ऑफ ब्लू आप सड़क पे चलते जा रहे थे, अचानक से आपको चक्कर आए, गिरे, पता चल आप लोगों ने आपको उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया, पता लगा कि भाई कुछ आपके आर्टरीज में ब्लॉकेज है या हाइपरटेंशन है या कुछ डायबिटीज है, आपको अलग सीरियस कुछ अलग इश्यूज है। तो वो जब आप अचानक से आउट ऑफ ब्लू हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तभी पता लगता है कि बॉडी में कुछ सीरियस एलिमेंट्स हैं। यस, बॉडी आपको थोड़े से हिंट्स देती है, लेकिन हम अपनी जिंदगी की भागदौड़ में उन हिंट्स को इग्नोर करते हैं। तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट कि हेल्थ इंश्योरेंस इंडिविजुअल लेवल पे रखना है, एम्प्लॉयर के भरोसे नहीं रहना है। तीसरी चीज, इमरजेंसी कॉर्पस। अच्छा होगा कि कम से कम 12 महीने और उससे ऊपर का एक्सपेंस इक्विवेलेंट इमरजेंसी कॉर्पस हमारे पास रेडी होना चाहिए। मिनिमम स्टार्ट के लिए हम 6 महीने से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली उस 6 महीने पे हमें खुश होकर बैठ नहीं जाना है, ग्रेजुअली उसको बढ़ा के कम से कम 12 महीने और उस 12 महीने से भी ऊपर ले जाना है। दैट्स हाउ मैं आज के सेशन में इतना ही कंप्लीट कर रहा हूं मेरी तरफ से। थैंक यू अशल जी, बहुत अच्छी जानकारी है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़े सिंपलिस्टिक तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया है। इनफैक्ट मुझे भी 2-3 चीजें लगी जो मुझे अपनी उसमें, हाँ श्योर श्योर श्योर, क्योंकि आपने नंबर्स बताए तो शायद ये इस टाइप से नंबर्स को मैंने रन नहीं किया था, तो मैं अपनी लाइफ में भी ये थोड़े थोड़े चेंजेस करूंगा अपने पर्सनल फाइनेंस के उसके अंदर। श्योर श्योर श्योर। बहुत ही सिंपल तरीके से जो आपने चीज समझाई है ये हर किसी को समझ में आ जाएगी, और मुझे लगता है कि इतना तो मिनिमम है, इतना तो मिनिमम उनको करना चाहिए। ऑब्वियसली ये मतलब अगर हम बोले कि हम जो अपना अगर घर बना रहे हैं तो घर पे जो हम अपना पहले फाउंडेशन वर्क करते हैं, फाउंडेशन फाइलिंग वर्क जो करते हैं, तो ये फाउंडेशन है जो आपकी पर्सनल फाइनेंस की ग्रैंड स्ट्रक्चर खड़ा होना है, उसका फाउंडेशन वर्क है कि एडिक्वेट टर्म इंश्योरेंस, एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस एंड एडिक्वेट इमरजेंसी कॉर्पस। ये 3 चीज अगर आपके पास एडिक्वेटली है तो उसके ऊपर ही फिर बाकी की आपके सब्सिक्वेंट फ्लोर्स आप कंस्ट्रक्ट करेंगे कि भाई कैसे क्या कंस्ट्रक्ट करना है, कहां से क्या मटेरियल लाना है और क्या चीजें लेनी है। वो कि कितना डेट एक्सपोजर रहे, कितना इक्विटी एक्सपोजर रहे, ईपीएफ में कितना डालूं, पीपीएफ लूं या ना लूं, बॉन्ड्स में रखूं ना रखूं, कौन से बैंक में एफडी रखूं ना रखूं, आरडी लूं या ना लूं, डायरेक्ट इक्विटी में डालूं ना डालूं, या अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स या क्रिप्टो करेंसी, ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं। प्राइमरी चीज जो है जा सकती है, धीरे धीरे ऑप्शनल भी हैं, ये थोड़ी सी ऐसा है कि भी ये तो हो ही जाएगा अगर हमें पहले बेसिक फंडामेंटल क्लियर। लोगों के यही खराब होते हैं, बेसिक फंडामेंटली खराब होते हैं, तो आगे की चीजें कैसे उनको सपोर्ट करेंगी। यस ऑब्वियसली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्रदीप, इतना टाइम देने के लिए और इतना इनसाइट्स शेयर करने के लिए मेरी ऑडियंस के साथ। श्योर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय बाय। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को, क्योंकि मैं और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ बात कर रहा हूँ और उनके इनसाइट्स भी यहाँ पर हम इसी टाइप से डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे।